हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी की, जो कि शोधकर्ता के लिए ज़रूरी होता है कि सांख्यिकी को जाने और ये जाने कि किस प्रकार के शोध में किस प्रकार की सांख्यिकी का हम इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की जो है शोध का अगर विश्लेषण जब हम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारे सांख्यिकी के बहुत सारे प्रयोग हमें वहाँ करने पड़ते हैं। तो हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हमारे सांख्यिकी क्या है, और डेटा का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, एकांकों जो आंकड़ों का जब हम विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे तकनीकों के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें जानेंगे कि सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी में पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या हैं, कौन कौन से टेस्ट किस प्रकार की सांख्यिकी में इस्तेमाल करते हैं, एनपीसी क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसे हम कहते हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है, स्केलिंग के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इस सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सांख्यिकी की शाब्दिक अर्थ को हम बात करते हैं। तो सांख्यिकी जो है अंग्रेजी भाषा के स्टेट, लैटिन भाषा के स्टेटस और इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से विकसित हुआ। यहाँ से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, या इटालियन भाषा के किस शब्द से बना है, या लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा जो स्टैटिस्टिक्स है, जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं, वो जो है अंग्रेजी भाषा के स्टेट, लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से मिलकर बना हुआ है। जिसके इसमें जो तीन शब्द स्टेट, स्टेटस और स्टैटिस्टा, इन तीनों का ही अर्थ होता है राज्य। इन तीनों का जो अर्थ होता है वो राज्य से होता है, स्टेट से इसका संबंध होता है। इसीलिए प्राचीन काल में जब जो है राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो उस समय वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, वहाँ के राजकोष में कितना धन है, वहाँ पर कितनी भूमि है, कितने पशु हैं, कितने जो है वहाँ की आबादी है, ये जो है राजाओं के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक विज्ञान था। इसीलिए इसको जो है हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ किंग, राजाओं का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये सब जो है डेफिनेशन है सांख्यिकी को समझने की। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी एक व्यवस्थित कोई सांख्यिकी का कोई परिभाषा हो, तो बहुत सारे सांख्यिकी विदों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। पर यहाँ पर मैं डेफिनेशन से हमारा संबंध नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि सांख्यिकी क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस तरीके की डेफिनेशन अभी तक नहीं पूछी गई है। अब हम बात करते हैं 1733 में अब्राहिम डी मोइवर ने एनपीसी के समीकरण ज्ञात की। ये जो है यहाँ पर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ से कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो जब छूट जाएँ तो, या फिर कहीं से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, तो बीच में भी मैं डाल देता हूँ। जैसे कि ये जो है इस टाइप के प्रश्न कभी-कभी पीजीटी में पूछ ले जाते हैं कि एनपीसी के समीकरण किसने ज्ञात की थी? अब्राहम डे मोइबर ने। एनपीसी को जो है गॉसियन वक्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टेट की, तो स्टेट जो है स्टैटिस्टिक्स को हम जो है आगे भी जितने भी हम शोध के प्रकार पढ़ेंगे, तो फिर स्टैटिस्टिक्स को सिंपल वर्ड में हम स्टैट बोलेंगे, STATE। सांख्यिकी के जो कुछ अपने प्रकार होते हैं, सांख्यिकी के दो प्रकार माने गए हैं। पहला थ्योरेटिकल स्टेट, जिसे मैथमेटिकल स्टेट या प्योर स्टेट या थ्योरी ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका अप्लाइड स्टेट। अप्लाइड स्टेट और थ्योरेटिकल स्टेट में होता क्या है, क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन और शाब्दिक अर्थ में हम समझने का हम प्रयास करेंगे। जो थ्योरेटिकल स्टेट है, जो जिसमें थ्योरी होती है, उनका अध्ययन करते हैं। जो अप्लाइड स्टेट होती है उसमें क्या करते हैं, थ्योरी को विभिन्न समस्याओं के हल करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो है अपने आप में दो भाग हो जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव जो स्टेट होती है, इसके अंतर्गत समूहों या प्रतिदर्शों का विभिन्न गुणों या विशेषताएं, जिन्हें हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टेट में क्या आता है, इंडक्टिव जो स्टेट होती है, आगमन सांख्यिकी भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रतिचयन सांख्यिकी सैम्पलिंग स्टेट भी से कहा जाता है, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि सैम्पलिंग स्टेट किसे कहा जाता है, तो आप इसको कह सकते हो इंडक्टिव स्टेट को, या फिर इन्फ्रेंशियल स्टेट को भी हम जो है सैम्पलिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे जाना जरूरी है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो एक कह सकते हो
एक बॉक्स में बंद कर रखा है मैंने कि जो पैरामीट्रिक स्टेट है, अभी हम आगे एक आपको चार्ट बताने वाले हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि पैरामीट्रिक स्टेट में इंटरवल और रेशियो स्केल का होना आवश्यक होता है। जो हमारे स्केल होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये इसके 4 जो प्रकार होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इन चारों प्रकारों में अगर पैरामीट्रिक हम स्टेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर इंटरवल और रेशियो स्केल का होता है, तभी वहाँ पर हम पैरामीट्रिक स्टेट का हम इस्तेमाल करते हैं। पैरामीट्रिक स्टेट में प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, जो कोरिलेशन के जो प्रकार हैं, कोरिलेशन के प्रकारों में 2 प्रकार के हम कोरिलेशन इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्यतः 2 प्रकार ही अध्ययन किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार होते हैं कोरिलेशन को निकालने के। कम लगभग 10 से 12 प्रकार होते हैं कोरिलेशन को ज्ञात करने के। अगर हम यहाँ पर पैरामीट्रिक स्टेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक अगर स्टेट हम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल स्टेट स्केल का होना आवश्यक होता है। नॉमिनल जो नॉन पैरामीट्रिक स्टेट होती है वहाँ पर स्फीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको एक चार्ट दिखाने वाले हैं। चार्ट को आपको अच्छे से देखना होगा। यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार की सांख्यिकी में हम किस प्रकार के मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी क्या है ये आपने समझा। इसके अपने आप में 2 प्रकार हो जाते हैं, थ्योरेटिकल स्टेट, दूसरा अप्लाइड स्टेट। ठीक है, थ्योरेटिकल में जिसमें थ्योरी होती है इसका हम जो अध्ययन कर लेते हैं, थ्योरेटिकल स्टेट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ। इसके बाद अप्लाइड के अपने 2 प्रकार बन जाते हैं, पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा इन्फ्रेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जब थ्योरी जब जो डिस्क्रिप्टिव स्टेट होती है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से इसमें मेथड्स आते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टेट का एक अपना मुख्य प्रकार होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्रिप्टिव स्टेट में आता है। मेजर्स ऑफ पोजीशन, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे चल के। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी में आपने विचलनशीलता के बारे में आप अध्ययन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन का निकालना, ग्राफ का जो प्रदर्शित करने के जो तरीके हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी विचलनशीलता है, इसी सूचक मान मेजर्स ऑफ पोजीशन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब आता है आपके डिस्क्रिप्टिव स्टेट मेथड में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट मेथड की, तो इसके मुख्यतः 2 प्रकार फिर से हो जाते हैं, पहला पैरामीट्रिक इन्फ्रेंशियल, दूसरा नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्रेंशियल स्टेट मेथड्स। पैरामीट्रिक में क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एंड अदर मीन। मीन भी एक कई अपने आप में कई प्रकार के होते हैं। मीन होता है, हरात्मक माध्य होता है, गुणात्मक माध्य होता है। इन सभी की जो अगर हम निकाल रहे हैं तो आपके पैरामीट्रिक स्टेट में आता है। अगर आप टी टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपका इन्फ्रेंशियल में आता है और पैरामीट्रिक स्टेट में आता है। एफ टेस्ट, जिसे हम एनोवा भी कहते हैं या एनोवा को एफ टेस्ट भी कहते हैं, ये आपका पैरामीट्रिक स्टेट में आता है। रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शन, ये भी आपका जो है पैरामीट्रिक स्टेट में आता है। आपका एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, एनकोवा जिसे हम कहते हैं, एक होता है एनोवा, टी टेस्ट, एनोवा, इसके बाद एनकोवा। एनकोवा भी हम आपका पैरामीट्रिक स्टेट में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक की, तो नॉन पैरामीट्रिक में मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, मनविटनी यू टेस्ट, केएस क्रुस्कर वालिस एस टेस्ट होता है, ये फ्रीडमैन टेस्ट होता है, रन टेस्ट होता है, क्रुस्कर वालिस एस टेस्ट, कैंडल कंकॉर्डेंस टेस्ट। ये सभी जो टेस्ट हैं वो आपके नॉन पैरामीट्रिक स्टेट में आते हैं। इससे इस चार्ट से आप ये क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार के स्टेट में किस प्रकार का सांख्यिकी हम इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की गणितीय गणनाओं को करने के लिए। अगर किस हम समझ जाते हैं कि हमारा जो शोध है, शोध का किस प्रकार कौन सा प्रकार है, तो उस प्रकार में किस प्रकार की सांख्यिकी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव शोध है तो आप डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो स्टेटस में उसके जो अपने प्रकार हैं, जिसमें मेजर्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ पोजीशन है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है। अगर यही बात अगर हमारी इन्फ्रेंशियल स्टेट है, सांख्यिकी के हमारे जो है शोध के अनुसार अगर हम सांख्यिकी इस्तेमाल करना चाहते हैं इन्फ्रेंशियल टाइप में, तो इसके अपने 2 प्रकार हो जाते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक जो अपनी इसके प्रकार, उन प्रकारों के बारे में हमने अभी चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ और पॉइंट यहाँ पर ऐड किए थे, इससे आप समझ गए होंगे कि पैरामीट्रिक स्टेट में क्या क्या आता है और नॉन पैरामीट्रिक में क्या क्या आता है।
अब हम बात करेंगे सामान्य प्रायिकता वक्र की। जो सामान्य प्रायिकता जिसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, और अक्सर इसको जो है एनपीसी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म यही बन जाता है। एनपीसी को थ्योरेटिकल और आइडियल या मैथमेटिकल कर्व भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में अगर मान लीजिए 100 लोगों की क्लास है, तो क्लास में मुख्यतः 1 या 2 छात्र ही ऐसे होते हैं जो टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं, और 1 या 2 छात्र ऐसे भी होते हैं जो एवरेज तौर पे डफर होते हैं। तो इसके आधार पे आप क्या कह सकते हो? अब इसका मतलब ऐसा बन जाएगा ये कर्व, क्योंकि एनपीसी हमेशा ऐसा ही बनता है ना। एनपीसी में नीचे के और इसकी जो अपना एरिया होता है कहाँ से कहाँ तक जाते हैं हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरफ का जो एरिया होगा वो माइनस का होता है, इस तरफ का एरिया हमेशा प्लस का होता है। अब यहाँ पर प्लस की साइड हमेशा जो वो बच्चे आते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, और यहाँ पर वो बच्चे आते हैं एकदम जो मोरॉन होते हैं, या फिर कहने जिन्हें कह सकते हो डल होते हैं। एनपीसी को ज्ञात करने का श्रेय लंदन में रह रहे एक फ्रांसीसी शरणार्थी अब्राहिम डी मोइबर को जाता है। मतलब अब्राहिम डी मोइबर ने एनपीसी की जो समीकरण है उसे ज्ञात किया था, जिन्होंने 1970 जिसे 1733 में इस वक्र को प्रस्तुत किया था। इसको व्यावहारिक रूप से उपयोग में लाने का श्रेय फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन को जाता है, जो कि मार्कुस डी लाप्लास भी कहा जाता है। और जो पियरे साइमन थे, इनको मार्कुस डी लाप्लास के नाम से भी जाना जाता है। पियरे ने और गॉस ने मिलकर इसका जो है व्यावहारिक रूप से इसका प्रयोग किया और आगे इसको आगे बढ़ाया, जिससे कि ये जो है लोगों को संज्ञान में आके लोगों ने इसका भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। एनपीसी को जो है डी मोइबर कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको जो है अब्राहिम डी मोइबर ने इसका जो प्रतिपादन किया था, तो उन्हीं के नाम से इसको डी मोइबर कर्व भी कहा जाता है। एनपीसी का जो शेप होता है वो वेल शेप्ड होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था इस टाइप से, क्योंकि ये वेल की आकार का ही होता है। इसका जो है मीन, मीडियन और मोड एक ही बिंदु पर स्थित होता है। एनपीसी का जो वक्रता गुणांक है वो 0.263 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखी है एनपीसी में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको इसको सिर्फ याद करना है, समझ लेना है, क्योंकि ये चीज़ें रटने वाली भी नहीं है, समझने वाली हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको आप समझने का प्रयास करें कि जो एनपीसी है, जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये वेल शेप्ड होता है, घंटी के आकार का होता है, और इसके ऊपर का जो एरिया होता है वो अवतल होता है। नीचे की तरफ जब ये मुड़ता है तो ये उत्तल होता चला जाता है। और जब ये अवतल होता है तो यह वक्र +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के आधार रेखा की ओर अवतल होता है। नीचे की ओर जब ये आएगा तो ये अवतल होता चला जाएगा, और जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तब नीचे के टेल्स की तरफ ये उत्तल होता चला जाता है, कॉनकेव फॉर्म में होता चला जाता है। एनपीसी की जो सर्वोच्च कोटि होती है, जिसे हाईएस्ट ऑर्डिनेट कहते हैं, 0.3989 होती है। इसका जो वैल्यू प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो है वेल शेप्ड होता है, नहीं अभी गलत बन गया ये, मान लीजिए ये है, ये वेल शेप्ड होता है और मध्य में 0 होता है, और यहाँ पे अगर हम इसको 1 मानते हैं, +1 मानते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर हम इसको -1 मान लेते हैं। यहाँ पर जो है इसको -2, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर इसको मान लेते हैं +3, इस तरफ मान लेते हैं -3। अब जो -1 से लेके +1 तक की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 68.26। -2 से लेके +2 तक की वैल्यू होगी 95.44। -3 से लेके +3 तक 99.74 होती है। इसके बाद यहीं तक आप मैक्सिमम बुक्स में सिर्फ +-3 तक ही इसकी वैल्यूज़ दी गई है, पर जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है मुझे जो है +-4 तक की वैल्यू पता चली है, जिसमें 99.94 तक की वैल्यू रहती है। और ये जो है दोनों छोर
अनंत पे जाके मिलते हैं। अनंत पे जाने का मतलब है ये कभी मिलते ही नहीं है, ये कह सकते हो। अनंत पे मिलने का मतलब यही हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे एनपीसी का जो मीन है वो 0 होता है और इसकी एसडी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मानक विचलन होता है, वो 1 होता है। ये ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज भी सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं कि एग्जाम में कि एनपीसी का जो है मीन कितना होता है, 0 होता है। इसकी एसडी कितनी होती है, या फिर पूछ लिया जाएगा एनपीसी का मीन 0 है तो एसडी कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका हम उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो किसी समूह में दिए गए प्राप्तांक से अधिक या कम अंक पाने वाले संख्या ज्ञात करनी हो हमें, किसी समूह में दिए गए किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी हो, किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले बच्चों के लिए प्राप्तांक की सीमाएं अगर हमें ज्ञात करनी हो तब हम एनपीसी का इस्तेमाल करते हैं, किसी परीक्षण कि विभिन्न प्रश्नों के सापेक्षिक कठिनाई स्तर को ज्ञात करना हो तब हम एनपीसी का इस्तेमाल करते हैं, किसी समूह के इस प्रकार से कुछ उपसमूहों में विभाजित करना कि प्रत्येक समूह की योग्यता का प्रसार बराबर हो तब भी हम जो है एनपीसी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे इस टॉपिक को, हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे एनपीसी का। अब यहाँ पर नया टॉपिक आ रहा है स्केलिंग टेक्निक्स। आपने देखा होगा इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको डेटा कलेक्शन के लिए स्केलिंग मेथड्स आपने वहाँ पढ़े थे। ये है आपकी स्केलिंग टेक्निक्स। जब भी कोई रिसर्चर, शोधार्थी या अध्ययनकर्ता किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करता है तो वहाँ पर कोई ना कोई अपना एक मापनी का निर्धारण करता है, किस प्रकार का उसका क्वेश्चनायर होगा, किस फॉर्म को लिए होगा, स्केलिंग मेथड्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होंगी। तो इन सभी टेक्निक्स को हम जो है इस वीडियो में जानेंगे कि स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और इनका हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं, मनोविज्ञान के जो है, सॉरी, फादर ऑफ साइकोफिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो जीटी फैकनर का नाम आता है। मेथड ऑफ लिमिट्स, सीमा विधि एक प्रमुख मनोदैहिक विधि है। इस विधि का नामकरण जो है क्रैपलिन द्वारा 1891 में किया गया था। मेथड ऑफ लिमिट्स जिसे हम सीमा विधि कहते हैं, इसका जो है नामकरण क्रैपलिन ने किया था। कब किया था? 1891 में किया था। मेथड ऑफ लिमिट्स को अन्य नाम मेथड ऑफ सीरियल एक्सप्लोरेशन, मेथड ऑफ मिनिमम चेंजेस एटसेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक मापनी विधियां, कोटिक्रम विधि, मेथड्स ऑफ रैंक ऑर्डर, युग्मित तुलना विधि, मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन, क्रमिक श्रेणियों की विधि, मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज। मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इस विधि में को अन्य नाम गुणवत्ता क्रम विधि, किस मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर को गुणवत्ता क्रम विधि, ऑर्डर ऑफ मेरिट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रतिपादन कैटल ने 1931 तथा स्पीयरमैन ने 1904 में अपने शोधों के परिणाम स्वरूप किया था। मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर का, जिसे हम ऑर्डर ऑफ मेरिट मेथड्स भी कहते हैं, गुणवत्ता क्रम विधि भी कहते हैं। मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इस विधि का प्रतिपादन कुहन ने 1894 में व्यक्तियों के रंग पसंदों के अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। इस विधि का वैज्ञानिक व्याख्या थर्स्टन ने की थी। थर्स्टन का नाम इस विधि से विशेष रूप से जुड़ा हुआ क्योंकि थर्स्टन अनेक क्षेत्रों, आपने देखा होगा थर्स्टन का नाम कई जगह आया है। ये बहुत सारे क्षेत्र में इन्होंने अपने काम किए, अपने शोध किए, तो यहाँ पर भी इन्होंने मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन में भी अपना विशेष रूप से काम किया। मेथड्स ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस विधि का प्रतिपादन मेथड ऑफ सक्सेसिव मेथड कैटेगरीज थर्स्टन के द्वारा किया गया और इसे सेफर 1954 द्वारा विशेष रूप से प्रकाश में लाया गया। मतलब इसका जो प्रतिपादन था वो थर्स्टन ने किया था और इसे आगे ले जाने का काम किया था सेफर ने। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज का प्रतिपादन किसने किया था, वो किया था थर्स्टन ने। अगर प्रश्न बने कि मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज को आगे ले जाने का श्रेय किसका है, तो आ जाएगा सेफर का। प्रत्येक कथन में
9 बिंदु मापनी, अगर आप इसको जो है कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो सक्सेसिव कैटेगरीज होती है वो 9 बिंदु मापनी होती है। इस तरीके के प्रश्न रख दिए जाते हैं कि मान लीजिए कोई प्रश्न रख दिया गया कि मोहन को आप कितना पसंद करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 9 तक जा रहा है, ABCDEFGHI तक ये जो है चला चला गया। अब आप कौन सा, अगर ए नंबर दिया गया, एक नंबर से दिया गया तो ये प्रतिकूल हो जाता है, अगर बीच वाला नंबर दिया गया तो ये तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और 9 नंबर दिया गया तो अनुकूल हो जाता है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो मैक्सिमम आप उसको 9 पॉइंट तक ले जा सकते हैं और मिनिमम उसको 1 तक रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तटस्थ होते हैं, एवरेज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या, उन्हें क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में वो तीसरे नंबर को बीच के मार्ग को चुन लेते हैं। एटीट्यूड स्केल में बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। एटीट्यूड स्केल के बारे में पता कर चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जिसमें बहुत सारे स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। समदृष्टि या तुल्यभाषी अंतराल, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ इक्वल अपियरिंग इंटरवल, स्केलिंग रेटिंग्स विधि, स्केलोग्राम विश्लेषण विधि, सामाजिक दूरी मापनी विधि, सोशल डिस्टेंस स्केलिंग मेथड जिसे कहते हैं, मापन विभेदन विधि, स्केलिंग डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे समदृष्टि तुल्यभाषी अंतराल विधि की, मेथड ऑफ इक्वल अपियरिंग इंटरवल की। इस विधि का जो प्रतिपादन था वो किया था थर्स्टन और चैव ने 1929 में। इस थर्स्टन ने मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन में सुधार के फलस्वरूप इस विधि का प्रतिपादन किया था, या इस स्केल का निर्माण किया था। जो सबसे पहले उन्होंने अपना मेथड बनाया था थर्स्टन ने, मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन, उसमें जो है ये कह सकते हो कि ये जो फॉर्म है समदृष्टि तुल्यभाषी अंतराल विधि, मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल, ये जो है पेयर कंपैरिजन विधि का परिवर्धित रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें 11 पॉइंट स्केल होता है ये। इसमें कथनों की संख्या 100 से 200 तक रखी जाती है। मतलब जो भी आपका क्वेश्चनर बनाया जाएगा वो मैक्सिमम 100 टू 200 तक उसमें जो है एकांशों की संख्या रखी जा सकती है, एक आइटम्स रखे जा सकते हैं। थर्स्टन और चैव ने बताया कि 130 कथनों को हल करने के लिए 40 से 45 मिनट का समय लगता है। तो इसी के आधार पे हम जो है कह सकते हैं कि किस प्रकार का हमारा हम जो है 100 क्वेश्चन रख रहे हैं तो उससे टाइम थोड़ा कम दे सकते हैं। अगर हम जो 150 रख रहे हैं तो 30 से 45 मिनट दे सकते हैं। ज़्यादा रख रहे हैं तो हम 1 घंटे तक का दे सकते हैं। ये जो है किस तरीके का बनेगा, जैसे कि इसके पहले हमने सक्सेसिव कैटेगरीज का देखा था कि उसमें 9 पॉइंट स्केल था। ये जो 11 पॉइंट स्केल है, सबसे पहले ए नंबर आता है, इसके बाद लास्ट में जाता है के। तो जो के को पसंद करेगा उसका सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा बाद में जाके, और ए को जो पॉइंट दिया जाएगा, अगर ए को कोई पॉइंट टिक करता है तो यहाँ पर आगे 1 पॉइंट उसे दे दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलिंग रेटिंग्स की, मेथड ऑफ समेटिव रेटिंग्स की। इस विधि का जो प्रतिपादन किया था वो रेनेसिस लिकर्ट ने किया था। लिकर्ट, इसको जो है लिकर्ट स्केल के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को वर्ड ने 1940 में इसे जो है संकलित रेटिंग विधि का नाम दिया। सबसे पहले जो है इसे जो है लिकर्ट स्केल ही कहा जाता था, क्योंकि लिकर्ट ने किया था। इसको संकलित रेटिंग विधि का जो है नाम दिया था वर्ड ने 1940 में। इस विधि में आधे आइटम्स, मतलब जो है जो उसमें प्रश्न रखे जाते हैं वो आधे आइटम्स जो है अनुकूल प्रवृत्ति के होते हैं और आधे आइटम उसकी प्रतिकूल प्रवृत्ति के होते हैं। मान लीजिए इस समय जो है कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से संबंधित कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स रख दिए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रख दिए जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है, साइंटिफिक होती है। उन्हीं भाषा को ध्यान में रखते हुए लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है। इन कथनों की संख्या 20-25 तक होती है, और जैसे ही हम उसको देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो उसको फिल करके दे देता है, लौटा देता है तुरंत ही। लिकर्ट स्केल में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। लिकर्ट स्केल की अनुक्रिया विकल्प को चुनने की अपनी व्यवस्था की गई है। कोई भी प्रश्न रख दिया जाएगा, मान लीजिए प्रश्न रख दिया गया कोरोना या कोविड-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, ये क्वेश्चन रख दिया गया। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन चुनने के होंगे वो आपके पास 6 प्रकार के ऑप्शन होंगे। पहला पूर्णतः सहमत, सहमत, तीसरा अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः सहमत। अगर आपने पूर्णतः सहमत पर टिक किया तो स्ट्रांगली अग्री होगा। तो मतलब आपको पता है कि अगर हम
कोविड-19 से अगर बचाव चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे पास हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर सहमत हैं तो उसके 1 नंबर कम मिल जाएगा। अनिश्चित है, आपको पता ही नहीं है कि रहना है कि हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको अनिश्चित पे, अनडिसाइडेड पे टिक कर देते हैं। असहमत पे डिसएग्री कर देते हैं। पूर्णतः असहमत, स्ट्रांगली डिसएग्री कर देते हैं। इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं। स्केलोग्राम की अगर हम बात करें, स्केलोग्राम विश्लेषण विधि की, मेथड ऑफ स्केलोग्राम एनालिसिस की, तो इस विधि का प्रतिपादन जो है गटमैन ने किया था, इसलिए इसको जो है गटमैन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्यूमुलेटिव स्केलिंग भी कहते हैं। इस विधि का मूल तत्व यह है कि इसमें जो है एटीट्यूड मापने की एक ऐसी मापनी तैयार की जाती है जिसमें सभी एकांशों के द्वारा एक ही बिमा डायमेंशंस का मापन होता है। इस तरह की मापनी को हम एक विमीय मापनी कहते हैं। गटमैन ने एकांशों की समष्टि, यूनिवर्स ऑफ आइटम्स की संज्ञा दी। इस स्केल में जो आइटम्स की संख्या 20 तक लिखी जाती है। मतलब अगर जब भी कोई इस प्रकार के स्केल का इस्तेमाल करना चाहता है, शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता, तो वो जो है अपने क्वेश्चनायर में क्या करेगा, मैक्सिमम 20 आइटम्स रखेगा और उनका जो है आइटम्स का जो प्रकार होगा वो होमोजीनियस होगा। मतलब किसी एक वेरिएबल को मापने के लिए ही बनाया जाएगा, बहुत सारे वेरिएबल्स को मापने के लिए नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी जो शोधकर्ता होता है वो एक ही वेरिएबल को या 2 वेरिएबल को लेके काम करता है, लेकिन यहाँ पर उसको अगर वह गटमैन स्केल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका जो क्वेश्चनायर होना चाहिए, जो शेड्यूल होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका होमोजीनियस टाइप। गटमैन स्केल में अनुक्रिया विकल्पों को 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला सहमत असहमत, सहमत तटस्थ और असहमत। वही क्वेश्चन अगर हम यहाँ लेते हैं, कोविड-19 से बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ये क्वेश्चन रख दिया आपने। अगर वो सहमत है तो सहमत पर टिक कर देगा, और असहमत है तो असहमत पर टिक कर देगा। अगर आपने दूसरा इस्तेमाल किया सहमत तटस्थ और असहमत, तो अब तटस्थ अगर उसे पता ही नहीं है तो तटस्थ कर देगा, असहमत नहीं पता उसे तो असहमत कर देगा, पता उसे लगता है कि ये होना चाहिए तो उस पर टिक कर देगा सहमत पे। अब हम बात करते हैं सोशियोमेट्री का प्रयोग निर्माण जी.एल. मोरानो ने व एच.एच. जेनिंग्स ने किया था। अब हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंस स्केल मेथड की। इस विधि का जो है प्रतिपादन वोगार्ट्स ने किया था 1925 में। सोशल डिस्टेंसिंग स्केल का वोगार्ट्स ने किया था, 1926 में किया था। इस जो मापनी में मनोवृत्ति को सोशल डिस्टेंस के रूप में मापा जाता है। सामाजिक दूरी को मूलतः सामाजिक घनिष्ठता, सोशल इंटीमेंसी कह सकते हो, के रूप में मापने का प्रयास किया जाता है। इस विधि का प्रयोग विभिन्न राष्ट्रों की कह सकते हो कि राष्ट्रीयता के लोगों के जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, उस देश के लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति कैसी सोच रखता है, तो ऐसे आधार पे हम उसके एटीट्यूड का पता लगा लेते हैं। अगर हम वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग स्किल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति का उसके देश के प्रति किस प्रकार का नज़रिया है, तो हम वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस स्किल का हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको जो है एटीट्यूड स्किल में रखा जाता है। वोगार्ट्स की मापनी में जो 7 कथन होते हैं, जैसे कि अभी आप देखते चले आ रहे थे कि उसमें अपने अपने ऑप्शन होते हैं ऑप्शन देने के लिए, पर यहाँ पर 7 कथन के रूप में प्रश्न दिए जाते हैं। मापनी का एक प्रथम कथन सबसे अधिक घनिष्ठता को प्रदर्शित करता है, इसके बाद उसके क्रम, उससे कम, फिर उससे भी कम, और इसके बाद 7 जो कथन होते हैं, अंत का जो 7वां जो कथन रखा जाता है, वहां पर घनिष्ठता एकदम समाप्त हो जाती है। इस मापनी का प्रयोग किसी भी राष्ट्र धर्म के प्रति विभिन्न प्रजातियों, धर्मों, राष्ट्रों और लोगों की जो है अगर मनोवृत्ति का मापन करना चाहते हैं, तो हम जो है वहां पर वोगार्ट्स के द्वारा प्रतिपादित मापनी का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला, इस प्रकार के मान लीजिए कथन दिए गए हैं, विवाह द्वारा निकट संबंधी के रूप में, अपने क्लब में जिगरी दोस्त के रूप में, अपने मोहल्ले में पड़ोसी के रूप में, अपने पेशे में नौकरी देकर, अपने देश में नागरिक के रूप में, अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, अपने देश से निकाल बाहर करूंगा। इस तरीके से अपने कुछ 7
और उसमें आइटम्स रख दिए जाते हैं। उसके आधार पे हम उसको बुक आर्ट्स के द्वारा किसी भी देश के, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति उसके क्या विचार हैं, उसका हम मापन कर लेते हैं। मापनी विभेदक प्रविधि, जिसे हम स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक्स कहते हैं, इस विधि का प्रतिपादन एडवर्ड्स और किलपैट्रिक ने 1948 में किया था। स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक्स ने थर्स्टन में जो है थर्स्टन विधि, लिकर्ट विधि और गटमैन के जो है तीनों ही विधियों का मिश्रण होता है ये। इसीलिए मापनी विभेदक प्रविधि को उपयुक्त माना जाता है। बहुत सारी तकनीकों की खामियां जो अलग अलग होती हैं, वही सभी खामियां इस स्केल में जाके खत्म हो जाती हैं, और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम भी हमारे लिए अनुकूल आते हैं। इसीलिए इन विधियों को, जब आपका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इन्हीं विधियों में से अपना ध्यान रखते हुए, इन्हीं स्केलिंग मेथड्स में से ध्यान करते हुए अपना क्वेश्चनर बनाएं। और क्वेश्चनर को बनाते समय इन्हीं स्केलिंग टेक्निक्स का जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा क्वेश्चनर भी विश्वसनीय होता है, वैध होता है और मानक के अनुरूप होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो है छात्रों से, जो जहाँ पर हम अपना सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो उसको अच्छी तरीके से समझ पाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि क्वेश्चनर, सेल्फ मेड क्वेश्चनर जो होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चनर जो पहले से आपने बाई की और आपने उसको प्रसारित कर दिया, प्रशासित कर दिया, प्रसारित कर दिया, जो भी है वो जो है आप क्या करते हो, आपने बाय करने के बाद आपने जो फोटोकॉपी लिया और सबको दे दिया। लेकिन अगर आप खुद बनाते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ये जो वीडियो है इसमें मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं। इन 3 टॉपिक से ये समझ लीजिए कि बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा और आप नेट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए आप कोशिश करें, जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, वीडियोस दिए हैं, पीडीएफ्स दिए हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें, समझें। क्योंकि ये जो समय आपके लिए है, ये समय आपके लिए बार बार नहीं आएगा, और ये समय आपके लिए समझ लीजिए गोल्डन पीरियड है। इतना समय इन फ्यूचर आपको कभी नहीं मिलने वाला। और जितने भी अभी तक प्रतिभागी निकल चुके हैं, प्रतियोगी छात्र निकल चुके हैं, उनको इतना समय कभी भी एनटीए ने या यूजीसी ने या सीबीएसई ने नहीं दिया। मैक्सिमम टाइम आपके पास एग्ज़ाम के बाद 2 महीने का होता है। फॉर्म फिल करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो 2 महीने का होता है, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास बहुत टाइम है। आप बढ़िया से स्टडी करें, घर पे रह के आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए जो भी मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, पीडीएफ्स दिए हैं, नोट्स दिए हैं, इंफॉर्मेशंस जो मैं समय समय पे आपको देता रहता हूँ, उनका पालन करते हुए, उनको समझते हुए अच्छे से स्टडी करें। और निश्चित तौर पे ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।